मॉर्निंग स्कॉलर्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड के पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के 5वें पेपर के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम लोग यूनानी दर्शन के विद्वानों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब हम अरस्तु तक पहुँचे हैं। यूनानी दर्शन का तो नहीं, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि पूरी दुनिया का पहला वैज्ञानिक राजनीतिज्ञ, एक साइंटिफिक टेम्पर वाला, साइंटिफिक अप्रोच वाला विद्वान, जिसको प्रथम राजनीति वैज्ञानिक भी कहा जाता है, उसकी चर्चा, उस अरस्तु की बातचीत हमने शुरू की है। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, अपने पिछले लेक्चर में आपको उसके जीवन परिचय के बारे में बता चुका हूँ। 400 किताबें हैं, अंदाज लगाइए। विषय आप सोच नहीं सकते, जूलॉजी से लेकर लॉ तक, पॉलिटिकल साइंस से लेकर संगीत तक, भाषा से लेकर तर्क तक, अरस्तु कहाँ नहीं है और डिज़र्व करते हैं मास्टर ऑफ ऑल की उपाधि से, अगर उनको सुशोभित किया जाता है। जब कहते हैं कि अरस्तु मास्टर ऑफ ऑल हैं, सभी विषयों की ज्ञाता है, तो उसके पीछे ठोस कारण यही होता है कि ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसी कोई सीमा नहीं है जिस पर अरस्तु ने लिखा ना हो, विचार व्यक्त ना किया। आज हम बात करेंगे उनके राज्य संबंधी विचार या स्टेट पर उनके व्यूज़ क्या है। आप ध्यान रखें, ये सोफिस्टों का दौर है और जो सोफिस्ट फिलॉसफी है वो ये मानकर चल रही है कि राज्य एक समझौते का परिणाम है, एक एग्रीमेंट है। ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट का आशय है राज्य कृत्रिम है, और दूसरा, एग्रीमेंट, अनुबंध या समझौता किसी भी पक्ष के द्वारा तोड़ा जा सकता है। अपने गुरु की तरह अरस्तु, यानी प्लेटो की तरह अरस्तु ये मानते हैं राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। प्लेटो इसकी इतनी गहन व्याख्या नहीं कर पाए जितनी अरस्तु ने की है। राज्य को प्राकृतिक मानने के पीछे उन्होंने तर्क दिए हैं, वैज्ञानिक बिंदु सामने रखे हैं। वो ये मानते हैं कि मनुष्य अपने सर्वांगीणता का विकास राज्य में रहकर ही कर सकता है और मनुष्य मूलतः एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। लेकिन मनुष्य की जो सामाजिकता है ये और प्राणियों की सामाजिकता से अलग है, क्योंकि और प्राणियों के पास विवेक की उतनी मात्रा नहीं है जितनी मनुष्यों के पास है। रेशनैलिटी, लॉजिक, मनुष्य इस बात को जानता है कि उसका सर्वांगीण विकास राज्य के बगैर संभव नहीं है। इसलिए उसके विवेक में, उसके कॉन्शियस में, उसके अचेतन में राज्य हमेशा रहा है। कई बार ये सवाल सामान्य ज्ञान में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अरस्तु ये मानते हैं कि राज्य तो मनुष्य के जन्म से भी पहले है, और उसके पीछे वो तर्क देते हैं कि संपूर्ण जो है वो इकाई से पहले होता है। जैसे आप तुलना करें, आपका पूरा शरीर और आपकी आँख, शरीर के विभिन्न अंग मिलकर शरीर बनाते हैं। हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस या महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शरीर है। अरस्तु का जो तर्क है वो यही है कि राज्य जो है ये मनुष्य के जन्म से पहले है, क्योंकि ये आपके अचेतन में पहले से मौजूद है। बाद में तो आपने खाली इसको एक आकार दिया, शेप दिया। इसीलिए वो ये मानते हैं, उनका ये मानना है कि मनुष्य ने सबसे पहले परिवार बनाया। परिवार भी राज्य का रूप है। वो ये कहते हैं पति, पत्नी, संतान,
और दास, उस समय दास प्रथा थी यूनान क्षेत्र में, ये सब मिलकर कुटुंब या परिवार बनाते हैं। हर एक की अपनी भूमिका है, अपना रोल है। इनके बगैर राज्य नहीं बन सकता। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, पर ये चारों राज्य के तत्व हैं। आगे वो कहते हैं कि जब कुटुंब में रहकर मनुष्य अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाया तो उसने एक गांव बनाया, कई कुटुंबों से मिलकर। इसको आप कबीला कह सकते हैं, गांव कह सकते हैं। ज़रूरतें और बढ़ी, वो संतुष्ट नहीं हुआ तो कई गांवों ने मिलकर एक बड़ा शहर बनाया और उसके बाद राज्य बना। यानी उनका कहना यह है कि राज्य जो है, सोफिस्टों का खंडन करते हुए, ये कृत्रिम नहीं है, ये मानव के विवेक का, मानव की समझदारी का और अपने सर्वांगीण विकास के सपने को पूरा करने की एक सहज प्रक्रिया है, ये नेचुरल है। दूसरा बिंदु जो राज्य के लिए कहते हैं, पहला बिंदु तो हुआ राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, स्टेट एक नेचुरल कम्युनिटी है। अगला बिंदु राज्य व्यक्ति से पूर्व है। मैंने आपको बताया अभी कि जैसे एक बीज से एक वृक्ष बनता है, तो महत्वपूर्ण वृक्ष है ना कि बीज। बीज की अहमियत है, बीज बगैर वृक्ष नहीं बन सकता, लेकिन समग्र रूप में जो वृक्ष है वो पहचान रखता है। तो अरस्तु ये मानते हैं कि राज्य का जो आधार है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, ये मनुष्य के मन मस्तिष्क में पहले से थी, बाद में आकर तो खाली उसने इनको एक आकार दिया है, क्षमताओं के हिसाब से, भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से। अगला बिंदु, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। मैंने आपको शुरुआत में कहा, परिवार से गांव बने, गांव से आकार बढ़े और उसके बाद राज्य बना। यहाँ पर अरस्तु ये मान के चलते हैं कि राज्य जो है वो एक सर्वोच्च समुदाय है। उसके पीछे उनका आशय ये है कि दो वजह हैं। पहली, राज्य में रहकर आप अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। दूसरी, राज्य के बगैर आप अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, आप सदजीवन की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि राज्य, मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होना स्वाभाविक है। आपकी जो सर्वोच्चता है, क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लेकिन उनकी पूर्णता संभव तभी हो पाएगी जब आपके आसपास राज्य का। जैसे उदाहरण के लिए वही बात, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, पहली शर्त आपको देखने समझने वाले लोग तो हों। और जो राज्य के 4 तत्व हैं याद कर लीजिए, निश्चित भूभाग, संप्रभुता, सरकार और निश्चित भूभाग, संप्रभुता, सरकार और जनसंख्या। ये तभी तो हो पाएंगे जब ये चारों चीज़ें होंगी। आपको अप्रिशिएट कौन करेगा? आपको सिखाएगा कौन? आपकी तारीफ आलोचना कहाँ होगी? तभी तो आगे बढ़ते हैं ना। तो राज्य को वो मानते हैं स्वाभाविक है और सर्वोच्च समुदाय, उसकी आज्ञाओं का पालन, उसके द्वारा लगाए गए करों को चुकाना, ये मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। अगला बिंदु, राज्य का स्वरूप जैविक है। वो राज्य को एक बायोलॉजिकल या आंगिक संगठन मानते हैं। वो ये मानते हैं कि इसके जो अंग हैं वो उसके शरीर की तरह से। आप समझें इस चीज़ को। मैंने आपको शुरुआत में कहा, अलग अलग अंग कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बिल्कुल ना हो ऐसा नहीं। आपके पूरे शरीर में आपकी आँखें, आपकी नाक, आपके होंठ, आपके बाल, आपके कान, हर एक का एक विशिष्ट भूमिका है, रोल है, और इन सब से मिलकर आपका शरीर बनता है। पर ऐसा नहीं है कि रोल किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। परिस्थितियों से, व्यवस्थाओं से हर एक की भूमिका बदलती रहती है। कभी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कभी कोई और,
कभी कोई और। अरस्तु का यह मानना है कि स्टेट जो है वो एक ऑर्गेनिक बॉडी है, राज्य एक सावयव संगठन है। आप उदाहरण लें, यदि आपके यहाँ कृषि योग्य भूमि ज़्यादा है तो आपके कृषक महत्वपूर्ण होंगे आपकी अर्थव्यवस्था में। यदि आपके यहाँ पर कृषि योग्य वातावरण नहीं है तो पशुपालन और व्यापार आपके यहाँ महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपका वातावरण ऐसा है कि वहाँ, जैसे हमने बात की स्पार्टा की, कि जहाँ सैन्य शासन था और एक प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, तो आपके यहाँ योद्धा होंगे। हर जगह पर महत्व अलग अलग होता है, अलग अलग अंगों का। इसलिए अरस्तु ये मानते हैं राज्य एक सावयव या ऑर्गेनिक सिस्टम है। अगला बिंदु, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। राज्य का आशय ये है कि जो मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण कर सकता हो और जो खुद की उसकी आवश्यकताएं हैं उन्हें भी पूर्ण कर सकता हो। अब राज्य की आवश्यकता क्या होती है, आप सोचें। योग्य नागरिक, गुड सिटीजन्स, जो परिचर्चाओं में हिस्सा लें, राज्य की प्रशंसा भी करें तो आलोचना भी करें, सुझाव भी दें, विभिन्न मसलों पर अपनी राय रखें। व्यवस्था ऐसी पहले थी। अरस्तु केवल नागरिकों को अधिकार दे रहा है राज्य की राजनीतिक क्रियाओं में हिस्सा लेने की। वो तभी हो पाएगा ना जब आपके पास क्षमता हो, कौशल हो, और अच्छे नागरिक, अच्छे सैनिक, अच्छे व्यापारी, अच्छे शिल्पी राज्य की आवश्यकता है। और ये बनेंगे कब? जब राज्य इनके लिए इंतजामात करेगा। तो जो निर्भरता है वो दोनों के एक दूसरे पर है और इसमें राज्य पूर्णतः आत्मनिर्भर है। अगला बिंदु, राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु के ज़माने में सिटी स्टेट हैं, नगर राज्य हैं, जिनके निश्चित छोटे आकार हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। एक सीमित जनसंख्या है, इतनी कि वो अपने नागरिकों की आवश्यकताएं पूरी कर सकती हो और शासन प्रक्रिया में वो हिस्सा ले सकते हो। अरस्तु सिटी स्टेट को या नगर राज्यों को शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप मानते हैं। धन्यवाद।